आर्कियोलॉजी होता क्या है? आर्कियोलॉजी कहते किसको हैं? ये जो है सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। इस वीडियो में आर्कियोलॉजी और उसके टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्कियोलॉजी द स्टडी ऑफ मेटल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन कल्चर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन ह्यूमन बिहेवियर। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मटेरियल रिमेन्स या भौतिक पदार्थ हमें किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर मिलते हैं, उनका अध्ययन आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं और उसके आधार पे वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो मानव उस स्थान पे था वो कितना एडवांस था, या उसके रहन सहन कैसे थे, उसका बिहेवियर कैसा था। इन सभी के बारे में जो है कि आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं, एवं उसके और भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिस पे वो चर्चा और इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ मटेरियल रिमेन्स, मीन्स मटेरियल रिमेन्स कहते किसको हैं। सिर्फ पॉटरी को तो नहीं कह सकते कि मटेरियल रिमेन्स है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। मटेरियल रिमेन्स Material remains means physical evidence of human habitation, occupation, use or activity, including the site, location or context in which such evidence is situated. अगर एक लाइन में कहें कि आर्कियोलॉजी क्या होता है तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व कहते हैं जो मानव द्वारा छोड़े गए हों। ये जो हम देख रहे हैं जिसमें पॉटसेट्स हैं, स्टोन टूल्स है एंड फीचर्स है, ये सब जो है कि भौतिक अवशेष के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये सब बच्चे हैं इसलिए इसका अध्ययन करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मटेरियल रिमेन्स होते हैं जो नहीं बच पाते हैं, या वो बचते हैं तो हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। यही मटेरियल रिमेन्स होते हैं। और आर्कियोलॉजी क्या करता है? फोकस इज ऑन द ह्यूमन पास्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट आर स्टडीज वी रिफर टू दिम आर्टिफैक्ट। इसका मतलब ये कि जब से मानव ने धरती पर जन्म लिया तब से लेके अब तक का जो फोकस होता है वो आर्कियोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। एंड जो ऑब्जेक्ट मिलता है हमें किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे, उसे हम आर्टिफैक्ट कहते हैं। आर्टिफैक्ट का मतलब ये होता है कि जिसको इंसानों ने बनाया हो, यूज़ किया हो और वो पोर्टेबल हो, उससे आप आर्टिफैक्ट कहेंगे। जैसे स्टोन टूल हो गया, या कोई और चीज़ जिसको इंसानों ने बनाया हो, वो आपका आर्टिफैक्ट हो गया। एंड ईजी टू कैरी। नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी सी दिखेंगे डीप से कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, क्योंकि यह भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आर्कियोलॉजी का, क्योंकि इसी के अध्ययन के आधार पर ही तो जो है कि इंटरप्रिटेशन होता है कि किस साइड पे क्या मिल रहा है, उसका क्या मतलब है। एन आर्टिफैक्ट इज मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट हैज़ सम काइंड ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस। फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हैं पॉटसाइट से, स्टोन टूल से, अदर चीज़ें हैं। आर्टिफैक्ट क्या है? मैन मेड ऑब्जेक्ट है जिसको इंसानों ने बनाया है और उसका कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस है, नहीं तो कोई मतलब नहीं आर्टिफैक्ट कैसे सकता है चीज़ें। ठीक है, तो जो हमारी आर्कियोलॉजी है उसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है, उसका कुछ कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि वो कुछ पुराने होते हैं तो हमें कुछ आइडिया मिलता है कि आखिर ये सब इतना पुराना क्यों होता है, क्या रीज़न था। हाँ, ब्रांचेस ऑफ आर्कियोलॉजी, इसके जो है कि आर्कियोलॉजी के कई ब्रांच हैं जिनमें जो इम्पोर्टेंस हैं या मुख्य हैं उनके बारे में सिर्फ डिस्कशन करना था। एथनो आर्कियोलॉजी, एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी, बैटलफील्ड, हिस्टोरिकल, क्लासिकल, फॉरेंसिक, मेराइन, एक्सपेरिमेंटल एंड एरियल आर्कियोलॉजी। इसके अलावा भी और भी आर्कियोलॉजी के कई पार्ट्स हैं, पर वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट दिस। एथनो आर्कियोलॉजी, एथनो आर्कियोलॉजी इज द साइंस which studies of past society focusing on material elements rather than culture. In this way, archaeologists try to link past with present. इसमें क्या होता है कि जो एथनो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पास्ट को प्रेजेंट में लिंक करने की कोशिश करते हैं या प्रेजेंट को पास्ट से लिंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे गुजरात की खंबात की खाड़ी में जो बीड बनाए जाते हैं, आज भी वहाँ पे कुछ लोग हैं जो बनाते हैं, वो हड़प्पन से प्रेरित हैं। जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ हड़प्पन ने किया था वही टेक्नोलॉजी का यूज़ वो भी आज भी करते हैं। एंड एथनो आर्कियोलॉजी आल्सो ट्राइज टू अंडरस्टैंड वाई सम एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल सब्सटेंस एंड टेक्नोलॉजी परसिस्ट इन 21st सेंचुरी एंड वाई दर चेंज। हमारे ऐसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जो आज भी चल रही हैं तब से लेकर अब तक,
और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो क्यों बदल गई, क्यों चेंज हो गई, उसके पीछे क्या रीज़न रहा है, ये सब जानने का जो है कि यार एथनोआर्कोलॉजी कोशिश करता है कि जो चीज़ें चल रही थी वो क्यों चल रही हैं, या जो चीज़ें चली गई हैं, हट गई या छूट गई, आखिर ऐसा क्यों हुआ, इन सब के बारे में एथनोआर्कोलॉजी अध्ययन करता है। Environmental archaeology. Environmental archaeology is the subfield of archaeology that deals with the study of interrelationship between the past society and their natural environment. It is commonly divided into three subfields: zooarchaeology, geoarchaeology, and archaeology. Sorry, archaeobotany. जो इन्वायरमेंटल आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं कि जो प्राचीन कालीन जो मानव था उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं, उसका उस समय के नेचर से क्या संबंध था। जैसा आज है बिल्कुल वैसा कल नहीं था, कल का जो है कि एटमॉस्फेयर डिफरेंट था, आज का डिफरेंट है और आने वाले दिनों का डिफरेंट होगा। ऐसे जो है कि अध्ययन साउथ इंडिया में कई साइड पे किए गए हैं, वैसे हर साइड पे ही होती है इन्वायरमेंटल स्टडी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मायन सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे जो अध्ययन हुए हैं उसके आधार पे पता चला है कि जो है कि सी लेवल काफ़ी हाई हुआ था, सूखा भी यहाँ पे पड़ा था एंड 2000 BC में यहाँ पर जो है कि गाँव का निर्माण, विलेज का निर्माण होना शुरू हो गया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो है कि यहाँ के एटमॉस्फेयर का जो है अच्छे से अध्ययन किया गया है इन्वायरमेंटल इकोलॉजी का, मायन सिविलाइजेशन का। वहाँ का एडवांस सिचुएशन था, मीथेन काफ़ी जो है उत्सर्जन हुए थे, CO2 का भी काफ़ी जो है कि उत्सर्जन हुआ था उस समय। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि साइट का अध्ययन करने पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने आखिर क्या किया था, ऐसा क्यों हो रहा था, वहाँ के उनका क्या संबंध था। तो नेचर का संबंध और वहाँ के लोगों का संबंध जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि एक इन्वायरमेंटल क्रिएट कह सके कि उनके सामने कौन सी समस्याएँ थी, कौन सी चुनौतियाँ थी। जैसे आज कल हम लोग के सामने ग्लोबल वार्मिंग है, एक समस्या है, बड़ी समस्या है। इसी तरीके से battlefield archaeology, also known as military archaeology, is one of the most exciting type of archaeology. It is concerned with the excavating of the past, recovering evidence associated with military activities. आप साथ में इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जैसे कुछ पोएट होते हैं, कुछ इतिहासकार होते हैं जो कि अपने हिसाब से किसी युद्ध का वर्णन करते हैं, मतलब कुछ फैक्ट होते हैं पर कुछ अनफैक्ट होते हैं। तो जो अनफैक्ट या फैक्ट होते हैं उनका एविडेंस कलेक्ट करना ही बैटलफील्ड आर्कोलॉजी है। जो आर्कोलॉजिस्ट इसमें होते हैं वे उन स्थानों का अध्ययन करते हैं जहाँ पे कभी युद्ध हुआ हो या कोई ट्रेनिंग कैंप हो या ऐसी जगह जहाँ पे कभी सैनिक रहे हों या उनसे कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी कोई लफड़ा हुआ हो, उसका अध्ययन करने के लिए जो है कि बैटलफील्ड आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि वो इस बात को प्रूव कर सके नहीं ऐसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था, ऐसा कुछ। अन्यथा कोई कुछ भी लिख देता है। तो एज ए एविडेंस बैटलफील्ड आर्कोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी. Historical archaeology study both artifacts obtained from archaeological sites and documented evidence that have been left behind. इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी का वो मैं सम्राट अशोक को बोलूँगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि अशोक के 40 से ज़्यादा अभिलेख मिलते हैं जो कि मटेरियल रिमेन्स है। सेकेंडली कुम्भराहार से जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महल मिल रहा है, पैलेस मिल रहा है, उसके एविडेंस मिलते हैं। और थर्डली अशोक का जो है कि कई ग्रंथों में नाम मिलता है, श्रीलंका में, भारत में। सन्निधि से जो है कि उसका एक मूर्ति भी मिला है, स्टेचू भी मिला है अशोक का। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी का मतलब ये है कि वो पास्ट में कौन सी घटनाएं हुई थी या उनके कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, क्या क्या हुआ था पास्ट प्रेजेंट और ओरल ट्रेडिशन, रिटन ट्रेडिशन, सब कुछ का मिलाकर जो हेल्प लिया जाता है किसी इतिहास जानने में, वो हिस्टोरिकल आर्कोलॉजी में होता है। Classical archaeology. Classical archaeology is the study of material, culture, and artifact, site, monument, and landscape of ancient Mediterranean world, and focus on civilization, for example, Greek and Roman culture, as well as Egypt too. आपने हेनरिक स्लीमन का नाम जरूर सुना होगा। उसने मिनोअन सिविलाइजेशन का खोज किया था जो कि एक चालकोलिथिक कल्चर है क्रीट के आसपास का, जिसकी डेटिंग है 3000 BC से लेकर 1500 BC। तो ओवरऑल इसमें जो है कि ग्रीक एंड रोमन का अध्ययन किया था। फॉरेंसिक आर्कोलॉजी. फॉरेंसिक आर्कोलॉजी क्या होता है? डील्स विद द रिकवरी ऑफ बरीड और स्कैटर्ड रिमेन्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रिकवरी की जाती है जो कि बरीड हो, दबे हुए हों या फैले हुए हों, स्कैटर्ड हो, बिखरे हुए हों, जो रिमेन्स होते हैं
उनका अध्ययन किया जाता है फॉरेंसिक आर्कोलॉजी में। कहीं कोई घटना हुई होती है उसका भी जो है कि अध्ययन इसी के अंतर्गत किया जाता है, फॉरेंसिक आर्कोलॉजी के अंतर्गत ही। वो एक्सपर्ट होते हैं जिनको ये पता होता है कि कैसे उनको रिकवरी करनी है चीज़ों की, क्योंकि उसके इनके तरीके डिफरेंट होते हैं और एक चैलेंजिंग जॉब भी है ये, क्योंकि इसमें आपको जो है कि थोड़ा हट के सोचना पड़ता है, चीज़ों को हट कर देखना पड़ता है, आपका जो दृष्टि है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक्सपर्टाइज इन लैंडस्केप, इनको ये पता होता है कि कौन सा लैंडस्केप है, इसके बारे में अच्छे से पता होता है एक फॉरेंसिक आर्कोलॉजिस्ट को, उसको इसका ज्ञान होता है ताकि वो अच्छे से उसको समझ सके, स्टेप ले सके। सेकेंड है अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोलॉजी एंड सॉइल। इसका मतलब उन्हें जियोलॉजी का भी अच्छा खासा ज्ञान है, सॉइल मिट्टियों में, चूँकि जो इनके एविडेंस मिलती है वो मिट्टियों में मिलते हैं, तो किन तरह की मिट्टियों में प्रिजर्व रह सकते हैं, किन में नहीं रह सकते हैं, उन सब के बारे में इन्हें जो एक अच्छे से आइडिया होता है। एक्सपर्टाइज इन वॉकिंग सर्वे एंड एरियल सर्वे। इसका मतलब ये हुआ कि इनको पता होता है कि कौन चीज़ें कहाँ मिल सकती हैं। सेकेंडली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नीचे से नहीं दिखती हैं, तो उसके लिए एरियल सर्वे किया जाता है, जिसके थ्रू वो भी चीज़ें दिख जाती हैं जो नीचे से नहीं दिखती या आँखों से नहीं दिखती नीचे, तो कैमरे की हेल्प से दिखी जा सकती हैं एरियल सर्वे के थ्रू। इसलिए जो है कि एरियल सर्वे का भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेंसिक आर्कोलॉजी में। एक्सकवेशन एंड रिकॉर्डिंग। फॉरेंसिक आर्कोलॉजी में जो एक्सकवेशन रिकॉर्डिंग होती है उनका मेथड अदर आर्कोलॉजी से डिफरेंट होता है, क्योंकि इनको जो है कि एविडेंस जुटाने होते हैं, लगभग सेम प्रोसेस होता है मगर जो तरीके इनके होते हैं वो डिफरेंट होता है, और उस तरीके से जो है कि एक्सकवेशन रिकॉर्डिंग करते हैं चीज़ों का, कौन सी चीज़ें किस अवस्था में, किस कंडीशन में है, उनसे क्या निकाल सकते हैं डाटा, ये सब डिफरेंट होते हैं। और फिर जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मतलब जब इनके पास एविडेंस मिलते हैं उसके आधार पर ये जो है कि कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी घटनाएं कब हुई थी, इन सब के बारे में जो फॉरेंसिक आर्कोलॉजिस्ट काम करते हैं। लास्ट में इंटरप्रिटेशन ही काम करना होता है, ये बताना कि चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, इन सब चीज़ों के आंसर जो है कि इसके थ्रू मिल जाते हैं। नेक्स्ट है मेराइन आर्कोलॉजी या मैरीटाइम आर्कोलॉजी भी इसे कहते हैं। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो छोटा सा बनाया है, आप देख सकते हैं उसको भी। तो मेराइन आर्कोलॉजी उन्होंने मेराटाइम आर्कोलॉजी, मेराइन आर्कोलॉजी का क्षेत्र से मतलब ये समझ लो कि इनका संबंध सीधे सीधे समुद्र से होता है, नदियों से, झीलों से, मतलब जिसका संबंध कभी प्राचीन काल में मानव से रहा हो, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है। कभी कभी जो है चीज़ें प्रेजेंट की भी चीज़ें मिल जाती हैं, कभी कभी पास्ट की चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पास्ट चीज़ें। इससे ये मालूम पड़ता है कि जो प्राचीन काल के मानव थे उन्होंने किन किन चीज़ों का प्रयोग किया था। मेराइन आर्कोलॉजी स्टडीज ह्यूमन इंटरेक्शंस विद द सी लाइक रिवर थ्रू द स्टडी ऑफ रिलेटेड फिजिकल रिमेन्स। वही मतलब है जो मैंने भी बताए हैं कि जो फिजिकल रिमेन्स मिलते हैं उनके आधार पर जो है कि ये पता चलता है कि मानव ने किस तरीके से नदियों का यूज़ किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू पता चल जाता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है हम सभी जानते हैं, टाइटैनिक। साइंटिफिक स्टडी तो है, इसमें दो राय नहीं है। साइंटिफिक स्टडी द मटेरियल रिमेन्स ऑफ द मैन एंड हिज पास्ट। अगर इसका एग्जांपल अगर देखिए तो जो है कि एक्सप्रेशन एक्सप्लोजन ऑफ सबमर्ज पोर्ट ऑफ शिपरिक्स एट द्वारका। माने शिपरिक्स मतलब ये होता है कि जो भी जहाज टूट जाते हैं और पानी में डूब जाते हैं उनका अध्ययन द्वारका में जो है कि शिपरिक्स के एविडेंस मिले हैं, जो गुजरात में है, हम सभी इसका जानते हैं। और भी अदर साइट्स हैं जैसे सोमनाथ है, विजय दुर्ग है, गोवा है, लक्षद्वीप है, ठीक है, एंड महाबलीपुरम है। इन सब जगहों पे जो है कि इस पे अच्छे से काम हुए हैं अंडर वाटर आर्कोलॉजी के अंतर्गत या मेराइन आर्कोलॉजी के अंतर्गत। जो एक्सपेरिमेंटल आर्कोलॉजी है इसको आप मोटा मोटा अगर समझना चाहो तो आप बस इतना समझ लो कि आज से 2000 साल पहले या 3000 साल पहले जो हमें नॉलेज थी वो हम उसको खो चुके हैं किन्हीं वजहों से। तो एक्सपेरिमेंटल आर्कोलॉजी क्या करता है कि उनको फिल करने में हेल्प करता है। ओके, इसमें क्या होता है कि तमाम तरह के जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि हम उन चीज़ों में क्या ऐसा करें कि हम उन चीज़ों को फिर से बना दें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नॉलेज थी पर आज हमें उसकी नहीं है। और प्राचीन काल में लोग किस तरीके से किन किन टास्क को किया करते थे, ठीक है, वो आज हम नहीं कर पाते हैं।
जिसे हम लोग जानते हैं कि VRW हम लोग नहीं बना पाते हैं, उसकी टेक्निक क्या है। NVW जो है उसकी टेक्निक हम लोग खो चुके हैं, पर थोड़ा बहुत हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि वो चीज़ें कैसे बनती थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम लोग प्रचंड में भी पता लगा सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल आर्कोलॉजी के थ्रू ही पता कर सकते हैं, और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। इसको मतलब थोड़ा बहुत एथनो आर्कोलॉजी से जोड़ के भी देख सकते हैं, जिसमें एक्सपेरिमेंट किया था। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है डेमस्कस स्टील, हुज ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक हैव लॉस्ट। मतलब क्या था कि एक तरह का तलवार था जो साउथ इंडिया और श्रीलंका में बनाया जाता था प्राचीन काल में, जिसकी टेक्निक हम खो चुकी थी। और ये दमस्कस सीरिया से लिया गया, सीरिया हम सभी जानते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक एक्सपोर्ट होता था ये तलवार। इसकी खासियत ये कि ये बहुत लचीला था और ये टूटता नहीं था, ये इसकी खासियत थी। उसके जो बनाने की टेक्निक थी वो हम खो चुके थे, पर एक्सपेरिमेंटल आर्कोलॉजी के थ्रू इसकी टेक्निक को पुनः पा लिया गया है। साउथ इंडिया श्रीलंका में भी बनाया जा रहा है। एरियल आर्कोलॉजी, Aerial archaeology is the study of archaeological remains by examining them from altitude with the help of aircraft and camera and remote sensing। मतलब एरियल आर्कोलॉजी का हेल्प क्या होता है कि जब आप किसी साइट को एक्सप्लोर करते हैं या फिर आप किसी साइट को पता लगाना आपको होता है, तो आप एरियल आर्कोलॉजी के थ्रू उन चीज़ों को देख सकते हैं जो चीज़ें नंगी आंखों से आप नहीं देख पाते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, आप एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ में आप जो है कि स्ट्रॉन्ग कैमरे का यूज़ करते हैं एंड रिमोट सेंसिंग का भी यूज़ करते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल अगर देखना हो तो हम ये देख सकते हैं, जो जियोग्लिप्स होते हैं, नाजका नाजका लाइन भी इसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा होता है, ये कभी कभी किलोमीटर में भी होता है। ठीक है, ये 500 BC से 500 AD में जो है बनाया गया है लोगों के द्वारा, और पेरू में है, जिसको आप सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते हैं या ज़मीन पर आप नहीं देख सकते हैं। इसको आप तभी देख पाएंगे जब आप एयर मतलब कि ऊपर से देखेंगे, काफ़ी ऊंचाई से देखेंगे, तभी आप देख पाएंगे। इसे नाजका लाइन कहते हैं, कुछ पंछी टाइप का चित्र बना हुआ है, यू कैन सी इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।